हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। सिविल सेंट्रिक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लास्ट सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स हमने बात किया था इम्पैक्ट लोडिंग के बारे में, और इम्पैक्ट लोडिंग से किस तरीके से इम्पैक्ट स्ट्रेस या इम्पैक्ट इलोंगेशन ड्यू टू इम्पैक्ट या डिफॉर्मेशन ड्यू टू इम्पैक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी हमने लास्ट सेशन में बात की थी। और अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हमने कुछ इस तरीके के फॉर्मूलों को एक्सप्लोर किया था, इम्पैक्ट फैक्टर के फॉर्मूले को एक्सप्लोर किया था। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं यहां पे, लास्ट सेशन में मैंने आपको मौका दिया था कि आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा पढ़ के बताइए और देखिए कि ये इक्वेशन आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो स्टैटिक स्ट्रेस बेटा हमारी क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेस हमारी क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। और हमारी इंपैक्ट स्ट्रेस क्या है, हमारी इंपैक्ट स्ट्रेस क्या है, इंपैक्ट स्ट्रेस है हमारी इंपैक्ट फैक्टर इनटू स्टैटिक स्ट्रेस। ये हमारी लास्ट सेशन में बात हुई थी। ठीक है, सो हमारी इंपैक्ट स्ट्रेस क्या है बेटा, इंपैक्ट स्ट्रेस क्या है, इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है, 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक, राइट, 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक इनटू सिग्मा स्टैटिक, है ना, इनटू सिग्मा स्टैटिक। और इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इंपैक्ट मतलब एक ही फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से अपन लिख सकते हैं, 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक यानी PL अपॉन ए, और सिग्मा स्टैटिक बेटा हमारा क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सो अब सारी चीजें ऑलमोस्ट आपके सामने हैं। ठीक है, अब आपको मुझे कुछ जवाब देने हैं। ठीक है, क्या आपने मुझे जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा कि आपको ये इक्वेशंस देख करके आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड इंपैक्ट स्ट्रेस। स्टैटिक स्ट्रेस और इंपैक्ट स्ट्रेस के बीच में हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंपैक्ट स्ट्रेस एंड द स्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है, हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है। सो क्या लगता है क्या बेसिक डिफरेंस है, सोचिए, है ना। सो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चलिए ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। सो ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। तो क्या ऑब्जर्वेशन अपन ले रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हमारी है ना, ये ऑब्जर्वेशन मतलब जो सीधे सीधे हमसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, या जिनकी मदद से हम क्वेश्चंस को क्विकली और सही सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, स्टैटिक स्ट्रेस इज independent of length and elastic property, राइट, जो यहां पे आपको यंग्स मॉडुलस दिख रहा है। ठीक है, लेकिन और किसी केस में और कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी G और K भी आ सकता है, इसलिए मैंने इलास्टिक प्रॉपर्टी लिखा। ठीक है, सो आपको साफ साफ दिख रहा है स्टैटिक स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी। लेकिन क्या आप ये बात इंपैक्ट स्ट्रेस के लिए कर सकते, नहीं कर सकते। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इंपैक्ट स्ट्रेस is not independent. Impact stress is not independent of length and elastic property. I hope it is fine to everyone. मैं होप करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, और ये बात इस साफ आपको दिख रही है। अब आपको अपने मन में सोचना है कि कितने लोग ये इंटरप्रिटेशन अपने आप समझ पाए बाय रीडिंग और एनालाइजिंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को एनालाइज करने के लिए जो मैंने आपको टाइम दिया था, उस टाइम में कितने लोग इस बात को अपने आप से इवैल्यूएट कर पाए, ये चीज अब आप लोगों को सोचनी होगी। ठीक है, अब देखिए इतनी छोटी, अब आप कहेंगे सर ये बात से क्वेश्चन कैसे बनेगा,
है ना। और क्वेश्चन से क्या लेना देना है, ध्यान से देखिए। आइए अपनी बात को एक क्वेश्चन के थ्रू सिद्ध करता हूं। गेट 2013 क्वेश्चन 1 मार्क्स। शुरू करते, पॉज करके पहले खुद करना है, फिर आगे देखना है, ठीक है। अ रॉड ऑफ, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। A rod of length L having uniform cross-sectional area A is subjected to a tensile force P as shown in the figure below. If the Young's modulus of the material varies linearly from E1 to E2 along the length of the rod, the normal stress developed at section SS is, ठीक है। एक हमारे पास फिगर बना हुआ है और हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे बाबा इलास्टिक मॉडुलस चेंज हो रहा है। हमने तो ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं किताब में जिसमें इलास्टिक मॉडुलस चेंज हो रहा हो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच में। अपन अब कैसे स्ट्रेस निकालेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपने सारी बातों को मेरे ठीक तरीके से सुना होगा तो आपको कहीं से कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। अब बताओ, इस लोड के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इस लोड के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मतलब ये लोड कैसा है। जब इस लोड के बारे में बेटा कुछ भी नहीं बोला जाता है तो लोड कैसा हो जाता है बेटा, लोड कैसा हो जाता है, लोड हो जाता है स्टैटिक। मतलब ये लोड क्या है, स्टैटिक है, ठीक है। अब स्टैटिक लोड की वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो कैसी आएगी, वो आएगी स्टैटिक स्ट्रेस। स्टैटिक लोड की वजह से आने वाली स्ट्रेस भी स्टैटिक होती है। तो स्टैटिक स्ट्रेस तो यंग मॉडुलस पे डिपेंड ही नहीं करती। अब यंग मॉडुलस E1 से E2 चेंज करे या डांस करे, आपसे क्या मतलब है, ठीक है भाई। हमारी स्टैटिक स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड ही नहीं करती और स्टैटिक लोड की वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो स्टैटिक स्ट्रेस आएगी, ठीक है। सो इसमें तो लिखा ही नहीं है कि स्टैटिक स्ट्रेस है। अरे इट इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ सॉम ना, ये हमारे सॉम का बेसिक अजम्पशन है कि लोड इज स्टैटिक। तो जब तक इस लोड के बारे में अदरवाइज कुछ नहीं कहा जाए, ठीक है, आप इसको स्टैटिक ही मानोगे। तो देखो छोटी सी बात से भी क्वेश्चन उठ जाता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर से इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और क्या यहां से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जब सॉम स्टार्ट की थी तो आपसे कहा था कि सर मटेरियल का सिलेक्शन हमारे हाथ में है। ऐसा इंजीनियर, ऐसा डिजाइनर, हमें चॉइसेस लेनी है कि कौन सा मटेरियल चुने, ठीक है। और अक्कर बक्कर बम्बे वो नहीं करना है, याद होगा आप लोगों को। तो अब मैं आप लोगों से फिर से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने मान लीजिए कोई कंपोनेंट डिजाइन किया, ठीक है। अब आपने जो कंपोनेंट डिजाइन किया, मान लीजिए उस कंपोनेंट के ऊपर इंपैक्ट लोडिंग आ रही है, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे कि इंपैक्ट लोडिंग की वजह से आने वाली जो स्ट्रेस हो, इंपैक्ट लोडिंग की वजह से आने वाली जो स्ट्रेस हो वो ज्यादा रहे या कम रहे, वो ज्यादा रहे या कम रहे। तो जाहिर सी बात है आप कहोगे कि सर हम तो चाहते हैं कि इंपैक्ट स्ट्रेस कम हो। तो अब मुझे ये बताइए, इंपैक्ट स्ट्रेस तो इलास्टिक प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है, तो आप क्या चाहोगे, इंपैक्ट स्ट्रेस कम हो। तो इंपैक्ट स्ट्रेस कम होने के लिए कैसे मटेरियल का चुनाव करना चाहिए, ऐसे मटेरियल का चुनाव करना चाहिए जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो या कम हो। तो आप कहोगे डेफिनेटली ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन होना चाहिए जिसका यंग्स मॉडुलस कम हो। हम इस रिलेशन को देख सकते हैं, है ना। देखो यंग्स मॉडुलस कहां है, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें इसे कम करना है, सिग्मा इंपैक्ट को कम करना है, तो यंग्स मॉडुलस कम करना पड़ेगा, ठीक है। यंग्स मॉडुलस कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास इंपैक्ट लोडिंग एप्लीकेशन में कौन सा मटेरियल ज्यादा बेहतरीन है आउट ऑफ स्टील, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम, बताइए किसी इंपैक्ट एप्लीकेशन में इन तीनों में से कौन सा यूज करेंगे, स्टील यूज करेंगे, कास्ट आयरन यूज करेंगे कि एल्यूमिनियम यूज करेंगे। तो बेटा एक समय आपको याद हो कि हमने इनके यंग्स मॉडुलस की बात की थी,
है ना। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा 200 GPa, है ना, है ना। स्टील का यंग्स मॉडुलस क्या होता है 200 GPa। कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा 100 GPa के नियर बाय। और एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल्यूमिनियम का होता है 75 GPa के नियर बाय। तो बेटा इंपैक्ट एप्लीकेशन में कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। मोर प्रेफरेबल इन इंपैक्ट लोडिंग एप्लीकेशन। इंपैक्ट लोडिंग की एप्लीकेशन में हमें इसे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। क्यों प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यंग्स मॉडुलस कम है। यंग्स मॉडुलस कम होने से इंपैक्ट लोडिंग की एप्लीकेशन में जो इंपैक्ट स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं वो कम होती है। सो अगर स्टील, कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम में चुनाव करना हो जो हमारा काम है, हमें एल्यूमिनियम का चुनाव करना चाहिए। और क्या इस इक्वेशन से समझ सकते हैं बेटा, और क्या इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है, और क्या इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है। तो अपन क्या चाहते थे, अपन चाहते हैं कि भैया इंपैक्ट स्ट्रेस हमारी कम हो। अब इंपैक्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए यंग्स मॉडुलस कम करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, लेंथ की बात करूं, लेंथ की बात करूं तो लेंथ क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी लेंथ ज्यादा होती है उसमें सेम इंपैक्ट लोड की वजह से आने वाली इंपैक्ट स्ट्रेस कम होती है। तो लेंथ जितनी ज्यादा करोगे हमारी इंपैक्ट स्ट्रेस उतनी कम होगी। ये बात भी हम इस इक्वेशन से समझ पा रहे हैं। देखिए L कहां है, डिनोमिनेटर में। अब जब L डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाला पैरामीटर जब आप इंक्रीज करते हो तो आपका ये पैरामीटर डिक्रीज होता है। अब व्हाट अबाउट एरिया, एरिया के साथ क्या करें, इंक्रीज करें कि डिक्रीज करें। अब जब मैंने ये सवाल आप लोगों से पूछा तो आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि सर हमें इसे डिक्रीज करना चाहिए क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। अब बेटा जिन्होंने ये सोचा उन्होंने इसको तो न्यूमरेटर में देख लिया, लेकिन इसे कौन देखेगा, इसे कौन देखेगा, इसे भी तो आप ही देखोगे। तो ये बताओ यह एरिया डिनोमिनेटर में भी तो है, तो आप कहोगे सर न्यूमरेटर में भी तो है। तो एक बार बताओ बेटा ये न्यूमरेटर में जो है वो रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है, तो कौन डोमिनेटिंग होगा, किसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा, जो रूट के बाहर है। जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो एरिया को बढ़ने से हमारी इंपैक्ट स्ट्रेस जो है वो कम होने वाली है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में रूट के अंदर है और एडिशन में है। तो जाहिर सी बात है कि इसका बाहर वाले का इन्फ्लुएंस या डोमिनेशन ज्यादा होगा। तो बेटा अगर आप इंपैक्ट स्ट्रेस कम करना चाहते हो तो यंग्स मॉडुलस कम करो, लेंथ बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यंग्स मॉडुलस इंक्रीज किया, लेंथ डिक्रीज की, एरिया डिक्रीज किया, तो क्या होगा, आपकी इंपैक्ट स्ट्रेस इंक्रीज करेगी, जो कि प्रेफरेबल नहीं है। हम नहीं चाहते कि इंपैक्ट लोडिंग की वजह से आने वाली इंपैक्ट स्ट्रेस ज्यादा हो, वरना क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है। अब एक काम करते हैं, जरा एक छोटा सा सवाल देखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा सवाल देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, अ वर्टिकल रॉड PQ of length L is fixed at its top and P and has a flange fixed to the bottom end Q, ठीक है। A weight W is dropped vertically from the height H onto the flange. The axial stress in the rod can be reduced by option A, increasing the length of the rod, option B, decreasing the length of the rod, option C, decreasing the area of cross section of the rod, option D, increasing the modulus of elasticity of the material। वीडियो पॉज करके कॉपी में अपना ऑप्शन लगा लीजिए, है ना। आई होप आपने लगा लिया होगा। तो बेटा क्या आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन पढ़ के एक बात तो अपने को क्लियर दिखती है कि सर ये जो है ये इंपैक्ट लोडिंग है, राइट। भैया एक लोड किसी फ्लेंज पे किसी हाइट से गिर रहा है, मतलब पूरा जुगाड़ किसका बना, पूरा जुगाड़ बना हमारा इंपैक्ट लोडिंग का, पूरा जुगाड़ बना हमारा इंपैक्ट लोडिंग का, ठीक है। अब इंपैक्ट लोडिंग का जुगाड़ बन गया, इंपैक्ट लोडिंग का जुगाड़ बन गया, तो इंपैक्ट लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आएगी आपको उसे रिड्यूस कराना है,
ठीक है, आपको उसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रॉड। हमने अभी अभी देखा कि अगर आप चाहते हो कि इंपैक्ट स्ट्रेस आपकी कम हो, इंपैक्ट स्ट्रेस आपकी कम हो, तो इंपैक्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको लेंथ का इंक्रीज करना पड़ेगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं,